जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11th आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग अध्याय 10वां संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि संविधान का राजनीतिक क्या होता है दर्शन, संविधान में क्या बुनियादी बदलाव होते हैं, किस तरह से हैं जो संविधान सभा की ओर हमें मुड़कर क्यों देखना नहीं चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि संविधान का राजनीतिक दर्शन आखिर है क्या। संविधान का राजनीतिक दर्शन आखिर है क्या। तो पहला है, इस दर्शन को एक शब्द में तो बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक से में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, आर्थिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरत के प्रति संवेदनात्मक तथा सर्व सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। यानी हमारा संविधान एक शीर्षक का मोहताज नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कई चीजों का समावेश है। क्यों? क्योंकि संविधान में कई बातों का या विचारों का समावेश है। क्या है? समावेश है। किन किन विचारों और बातों का समावेश है? तो सबसे पहले तो हमारा संविधान क्या है? लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है, उदारवादी है। क्या है? लोकतांत्रिक है, उदारवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी है, सामुदायिक मूल्यों का समर्थक है। उसी के साथ साथ है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का हामी, ऐतिहासिक अधिकार क्योंकि हमारे संविधान में अधिकारों का समावेश संविधान सभा ने सबसे पहले ही कर लिया। उसके साथ वंचितों का सहायक और भी अनेक चीजें हमारे संविधान में हैं। राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबंध। क्या राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, ये भी ठीक है। समानता, सामाजिक न्याय, इन सब बातों का हमारा संविधान है जो समर्थक है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज है, वो संविधान को इस बात पर जोर देती है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से अमल किया जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? किस तरह से हम इस व्यक्ति की स्वतंत्रता के हानि हैं? संविधान में इस बात
संविधान के बारे में गौर करने वाली बात, पहली बात है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। यानी हमारा जो इस व्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता एक सदी, कितना, एक सदी तक बौद्धिक व राजनीतिक, क्या, राजनीतिक चिंतन का परिणाम है। क्या है, चिंतन का परिणाम है। अर्थात ये जो संविधान में स्वतंत्रताओं का जो समावेश हुआ है, ये किसी संविधान सभा की मीटिंग या समिति या उप समिति की बैठक से नहीं आया। ये विचार लगभग 100 सालों तक जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, उस स्वतंत्रता संग्राम में जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो हमारे बौद्धिक चिंतन करता थे, उनका चिंतन मनन करना उनका सार था। 19वीं सदी के शुरुआत समय से ही राजा राममोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट-छांट का विरोध किया। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राजा राममोहन राय का तर्क था कि जो राज व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वे व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्राप्त करे। दूसरा है, पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी की मांग निरंतर उठती रही। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट जैसे हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया गया और भारत स्वतंत्रता संग्राम में इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियादी पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्तावना, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है? जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता है कि ये संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। यानी हमारे उदारवाद का अर्थ ये नहीं है, उदारवाद का अर्थ पारिभाषिक नहीं है, परिभाषिक नहीं है कि सब जो परिभाषा क्या है उदारवाद, नहीं, हम उसके वास्तविक मूल्यों तक जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान इस उदारवाद को दो मायनों में लगे। पहली तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जातियां, जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र क्षमता का अधिकार देना उसके वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने के लिए अथवा उसके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। इन सभी वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। उसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विधायिकाओं में सीटों का आवंटन। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सकता है। फिर है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तीसरा है विविधता व अल्पसंख्यकों
के अधिकारों का सम्मान। संविधान का उदारवाद सामूहिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्तों को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता है। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का भाव रहता है, रिश्ता होता है। जैसा कि हम इस जाति के मामले में देखते हैं, जब दूसरे समुदाय एक समुदाय को बराबरी का मानते हैं, तब हमें बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जैसा कि हम धार्मिक मामलों में देखते हैं, संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधानों में ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता और न ही वांछनीय होता था। यानी जो समुदायों में बराबरी का दर्जा है, अगर हम पश्चिम की तरह अगर उस चीज को संविधान में शामिल कर लेते तो ऐसा हमारे देश में नहीं संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ समुदायों का भी स्तर अलग अलग है। कुछ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कुछ हैं जो मुख्य धारा से अभी भी दूर हैं, कुछ हैं जो हमेशा हाशिए पर रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पश्चिम की तरह है जो बराबरी का है या समता वाला नहीं चाहिए था, और नहीं ऐसा। इस कारण ये नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों कहीं ज्यादा जुड़े हैं। हर जगह व्यक्ति के सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं, और अगर ऐसे हम समुदाय की से भागीदार हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मन में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और वह इससे बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मन अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं जो कोई भी दूसरे पर प्रभुत्व न जताए। इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था कि इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक अधिकार है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय समुदाय धर्म को सिर्फ है जो व्यक्ति का निजी मामला मानता है। कल हम इससे आगे धर्मनिरपेक्षता और अन्य हमारे संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए